इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये नाम से ही पता चल रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बात सही है। हम जिसको नॉन मैकेनिकल वेव कहते थे क्लास 11 में, ए वेव विच डज नॉट नीड ए मीडियम टू प्रोपेगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वेव एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता है, बट इट इज अगेन डेजिग्नेटेड एज ए ट्रांसवर्स वेव। अब देखेंगे इसमें हम लोग वेव पार्टिकल डुअलिटी में आएंगे, हाउ द वेव कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, हाउ द सेम एनर्जी स्ट्रीम कैन बी कंसिडर्ड एज ए वेव। ये दोनों चीज को देखेंगे, उसमें डी ब्रॉगलीज थ्योरी भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? बेसिकली जितने सारे आप you call it a radio wave, microwave, ultraviolet, infrared, visible light, X-ray, gamma ray, they are all electromagnetic waves. Even thermal radiations coming out of a hot body are also electromagnetic waves. ठीक है, they are of different wavelength and different frequency. तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। What are the different modes? How we generate electromagnetic waves? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम सारा डिटेल्स लिखेंगे, आपको देखना है। आई विल शेयर द पीडीएफ विथ यू, आपको नोट कर लेना है। अभी लिखने की कोशिश करोगे तो शायद मिस कर जाओगे, क्योंकि इसमें सारी चीजें नए नए हैं, आपको सीखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are generated in following methods। पहला हुआ ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी। जब रेडियो एक्टिविटी होता है तो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स कम आउट। Those gamma particles are nothing but the parts of the electromagnetic waves. So by radioactive disintegration, जब रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनते हैं। और कैसे बनते हैं? दूसरा है by allowing electrons at excited state to jump back to ground state। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, वो ग्राउंड स्टेट में जंप करके वापस आता है, तब भी वो एनर्जी एमिट करता है। दैट एनर्जी इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडियो एक्टिविटी वाला बात तो आपको समझ में आ रहा होगा, विच इज ए नेचुरल प्रोसेस। यूरेनियम, पोलोनियम एटसेट्रा, दे ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेट गिविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हियर दिस मेथड इज यूटिलाइज्ड इन केस ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज की केस में क्या किया जाता है? एक्सरे के केस में क्या किया जाता है कि किसी एक हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल का इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट में एक्साइट कर देते हैं। कैसे? बाय बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन टू इट। कोई बाहर का इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से एक्सीलरेट करवाएंगे हाई पोटेंशियल डिफरेंस में, और वो जाके एटम का इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा। वो इलेक्ट्रॉन इसका एनर्जी खा के हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। जब वो वहां से वापस आएगा, दैट विल गिव यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। तो एक्सरेज बनाया जाता है इस मेथड से। एक्सरेज बनाया जाता है इस मेथड से। तीसरा हुआ जो ट्रेडिशनल लेबोरेटरी यूज है। क्या लेबोरेटरी यूज? हाउ वी मेक इट? तीसरा हुआ बाय इंटरैक्टिंग टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अगर समय के साथ बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड,
किसी एक जगह प्रेजेंट हुए तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड। ठीक है। अगर हम किसी तरह से यहाँ पे मान लो कि कोई एक चार्ज को मूव करवा रहे हैं, दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज चेंजिंग। ओके, देन व्हाट आई डू, आई मूव a magnet also somehow. I found कि the magnetic field here is also changing. They interact and electromagnetic waves are generated. तो प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं? When you are using your Bluetooth in your mobile, you are using infrared wave. When you are listening to the radio, or when you are using your remote controller, or when you are using your microwave oven, ये हर जगह हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल मेथड क्या है? हाउ वी प्रोड्यूस दोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? दे आर ऑल प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। दिस मेथड इज ए वेरी कॉस्टली मेथड एंड दिस इज नॉट ए कंट्रोलेबल मेथड। हमारे मर्जी से नहीं होता है। ठीक है, कितना ठो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को फोड़ेंगे तो गामा रे कितना निकलेगा, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, कुछ निकलता है, तो दैट इज ए वेरी कॉस्टलियर वे, तो ये मेथड नहीं करते हैं। इससे लेस कॉस्टलियर इज दिस एंड दिस इज ए वेरी चीप मेथड ऑफ फाइंडिंग और डेवलपिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम लोग हमारे कोर्स में अभी इसके ऊपर ध्यान देंगे और डिटेल्स में देखेंगे हाउ द थिंग्स आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने के इतने सारे तरीके हुए। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, अगर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाना चाहते हैं बाय इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो वो भी इतना आसान नहीं है। देखना पड़ेगा कि हमें अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को कैसे वेरी करेंगे, फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा वो जाएगा किधर, वो भी तो देखना है किस डायरेक्शन में जा रहा है। जस्ट नॉट ए सोर्स दैट द वेव विल प्रोपेगेट इन ऑल डायरेक्शन। जैसे लाइट सोर्स ग्लो करता है तो लाइट चारों तरफ जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो यहाँ से निकलता है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है। तो उसका डायरेक्शन को कंट्रोल करना है, उसका मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करना है, उसका इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है, ये सारा चीज को हमें देखना है। उसका फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है। हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाना चाहते हैं, 50 तो फ्रीक्वेंसी का बन गया तो अननेसेसरी इट विल बी क्रिएटिंग हजार्ड्स। हमें जिसको चाहिए उसके अलावा और भी सारे फ्रीक्वेंसी के बन गए। तो कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ ए पर्टिकुलर इंटेंसिटी बना के किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में छोड़ने के लिए हमें क्या बंदोबस्त करना पड़ेगा, अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं बताऊं कि आपको द डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो स्पेक्ट्रम होता है, डिफरेंट ईएम वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ wavelength, increasing order of wavelength are, पहला आता है गामा रे, सबसे लोएस्ट वेवलेंथ वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया गामा रे। फिर उसके बाद आता है वेवलेंथ किसका किससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है एक्सरे। फिर आता है अल्ट्रावायलेट लाइट। आपको ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। फिर क्या आता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में आपको मालूम है विब्ग्योर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, है ना। फिर आता है इंफ्रारेड लाइट। फिर आता है माइक्रोवेव्स। फिर आता है रेडियो वेव। और समटाइम्स इट इज सीन कि कभी कभार तो बुक में मतलब एग्जाम वगैरह में पूछ लेते हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद माइक्रोवेव, ऐसे करके पूछ लेते हैं। ये सब डाटा चीजें हैं, मेरे को याद नहीं है, आपको ये सब बुक से देख के याद रखना पड़ेगा। कभी कभार ऐसे पूछते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या पूछते हैं, ऐसे 3 तो दिया रहेगा, कोई भी 3 दिया रहेगा या 4 दिया रहेगा, अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसे करके। ठीक है, तो फॉर और एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनी ईएम वेव मूव्स इन 3 स्पेस
with a velocity c is equal to 3 into 10 power 8 meter per second, और दिस c कैन बी रिटन एज f इंटू लैम्बडा। बताने की जरूरत नहीं है कि f इज फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा इज वेवलेंथ। मतलब अगर आपको पूछा जाएगा माइक्रोवेव, एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रे में से किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, आप कहोगे माइक्रोवेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें। माइक्रोवेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। द प्रोडक्ट इज ए कांस्टेंट 3 into 10 power 8, तो इसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी कम है। एक्सरे का वेवलेंथ कम है क्योंकि इधर से आ रहा है ना, हम कहेंगे वेवलेंथ बढ़ाते बढ़ाते सजा के रखें, वेवलेंथ ज्यादा है एक्सरे का वेवलेंथ कम है मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो आपको ये चीजें याद रखना। यू हैव टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, मतलब सबसे कम वेवलेंथ एक गामा रे, उसके ऊपर वेवलेंथ ज्यादा होगा एक्सरे का, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विब्योर, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव एंड सो ऑन। ठीक है, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, ये भी हमें समझ में आया। मैं बार बार इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी बोर्ड में कम से कम 3-4 बार आया है ये क्वेश्चन में देखा हूं कि गामा रे, एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रे में से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, ओके गामा रे का, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, आप कहोगे अल्ट्रावायलेट रे का, लाइक दैट। पॉइंट नंबर 4, now laboratory method for generation of EM wave हम लोग कैसे जनरेट करेंगे लेबोरेटरी में। ठीक है, पहला हुआ when और टू प्रोड्यूस, ऐसे लिखेंगे, टू प्रोड्यूस EM wave of a particular frequency, to produce EM wave of a पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको बनाना है तो आप क्या करोगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड must change in phase with each other at same frequency, ये होना बहुत जरूरी है। सपोज हम कहेंगे कि along x एक्सिस की बात करें, मान लो x एक्सिस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाय E इज इक्वल टू से E0 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस phi 0। देन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, सपोज I कैप और j कैप, कुछ भी ले लो, सपोज I टेक द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज j कैप and the magnetic field vector will be B0 sin omega t। देखो दोनों का ओमेगा बराबर हुआ, I am writing minus kx, मतलब along the x axis both of them are changing same phase, phi 0 they must be in same phase, तो इसको कहेंगे, मान लो कि कोई k कैप कुछ भी दे दिए फिर। ठीक है, दूसरा चीज है यहाँ पर जो मेंशन करना जरूरी था, टू प्रोड्यूस EMF wave of a particular frequency, the electric field and magnetic field must change in phase with each other at same frequency in mutually perpendicular directions. In mutually perpendicular directions. In mutually perpendicular directions. Suppose this is what is the x-axis
और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 बदल रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 बदल रहा है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो हम कहेंगे यस दे आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर वेरिंग इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो हमें यहाँ पे समझ में आया कि अगर ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेंगे। तो क्या रिलेशन होना चाहिए, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, ई कुछ दूसरा है बी कुछ दूसरा है, तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनेंगे? बनेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का चाहिए, तो हमें ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मान लो ओमेगा फ्रीक्वेंसी का चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर भी हमें ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ही ई और बी का वेरिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसको लेके और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Here E0 by B0 must be equal to C, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। E0 by B0 must be equal to C वेलोसिटी ऑफ लाइट, तभी जाके ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का बनेगा, नहीं तो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनेगा। E0 by B0 must be equal to C for a particular फ्रीक्वेंसी EM वेव। किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने के लिए E0 by B0 must be equal to C। E0 क्या था? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। B0 क्या था? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इनका रेशियो शुड बी इक्वल टू C। आप पूछोगे क्यों सर? अभी क्यों बताना तो ठीक है, बताएंगे, बट दैट टेक्स ए लॉन्ग डिस्कशन। आप अगर याद करोगे, कोई एक कंपोजिट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई एक चार्ज पार्टिकल को हम छोड़ते थे एंड इट वाज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट वाज दैट कांस्टेंट वेलोसिटी? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी वाज E0 by B0। अगर आपको याद होगा तो, बट दैट इज ए लॉन्ग डिस्कशन एंड दैट डिस्कशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ योर सिलेबस। आपको याद रखना है कि E0 by B0 C होना चाहिए। मतलब अगर आप दो ठो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड को इंटरेक्ट करवा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाना चाहते हो तो कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए अरेंजमेंट, उनका वैल्यू जैसा होना चाहिए जिसमें E0 by B0 must be equal to C। In such case the EM wave किस डायरेक्शन में जाएगा? propagates। In such case the EM wave propagates। किस डायरेक्शन में जाता है? In the direction of E cross B। The most important question is now this 1 mark question। propagates in direction of E cross B। ये डायरेक्शन को क्या कहते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। तो E क्रॉस B के डायरेक्शन में जाएगा। जैसे हमारा केस में देखो तो अगर E ऐसा है, B ऐसा है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेंगे वो किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगे? J क्रॉस K। आप IJ के वाला रिलेशन जानते हो, J क्रॉस K will be same as I। That means अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं, the electromagnetic wave generated will be in the direction of positive x axis। तो आपको ये दोनों चीज दिया रहेगा, अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता सकते हो। किस डायरेक्शन में वो वेव प्रोपागेट कर रहा है आप बता सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा अब क्या क्या चीजों की बात हो गया? पहली चीज की बात हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवाना पड़ेगा। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड? दोनों का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम एज द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोनों दे मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और क्या होना चाहिए? और होना ये चाहिए कि E0 by B0 मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E by मैक्सिमम वैल्यू ऑफ B मस्ट बियर ए कांस्टेंट रेशियो एंड दैट इज इक्वल टू C।
तभी जाके हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना पाएंगे। रिपीट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। दे मस्ट वेरी विथ ए फ्रीक्वेंसी सेम एज द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरा हुआ कि देयर रेशियो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होना चाहिए इक्वल टू सी। तीसरा हुआ दे मस्ट वेरी इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, दे मस्ट ऑसिलेट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस इन सेम फेज। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी मिनिमम हो रहा है, दे आर वेरिंग लाइक दिस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, इसको हम लोग लाइट वेक्टर कहते हैं, इसको लाइट वेक्टर कहते हैं, क्योंकि यही गिव्स अस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजिबिलिटी। जो हमें दिखाई देता है कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हम लाइट वेव कहते हैं, वो इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हो गई बात। अभी हमारा बात आके अटका कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना रहे हैं उसका इंटेंसिटी कितना है, इंटेंसिटी कितना होगा। इंटेंसिटी का डेफिनेशन हम लोग पहले से भी देख चुके हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर आपको याद होगा क्लास 11 में हम लोग वेव मोशन चैप्टर में पढ़े थे, इफ द एनर्जी डेंसिटी इज u, एनर्जी डेंसिटी इज u एंड द वेव इज प्रोपगेटिंग विद a velocity v, then the intensity was given by u into v, एनर्जी डेंसिटी into velocity of the wave। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी क्या होगा। एनर्जी डेंसिटी आप देखो, यहाँ पर जो एनर्जी कैरी होके जा रहा है, कौन दे रहा है एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, दोनों दे रहे हैं और बराबर दे रहे हैं। ठीक है, तो द एनर्जी एसोसिएटेड with EM wave is equally shared by E and B। E के चलते भी हो रहा है, B के चलते भी हो रहा है। अगर हम कहेंगे एनर्जी डेंसिटी कितना है, एनर्जी डेंसिटी यू विल सी द एनर्जी डेंसिटी इज, आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हाफ स्क्वायर एप्सिलॉन। अब सेम चीज को एनालोगसली इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हो। हम जानते हैं कि E का एनालोगस क्वांटिटी B है, तो हाफ B स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का एनालोगस क्वांटिटी 1/μ0 होता है, तो B स्क्वायर बाय μ0। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है, व्हाट इज द इंटेंसिटी, व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वेव इज गिवन बाय दिस, हाफ स्क्वायर एप्सिलॉन 0 कहो या हाफ B स्क्वायर μ0 कहो। अगर हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ द वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव कैसे निकालते हैं, इट इज एनर्जी डेंसिटी इनटू वेलोसिटी ऑफ द वेव। वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या है, ये तो लाइट वेलोसिटी में जाता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दैट इज c। तो आप इसको लिख सकते हो हाफ स्क्वायर एप्सिलॉन 0 इनटू c और हाफ b स्क्वायर बाय μ0 इनटू c, ऐसे लिख सकते हो। समझ में आया, जस्ट डाटा है, याद रखना, बोर्ड वाले आपको नहीं पूछेंगे, मैं किसी दूसरे बच्चों को मदद करने के लिए बता रहा हूं, हो सकता है कि चीजें उनके काम में नहीं आ जाए। बिट नंबर 5, जो जो चीजें आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, इनफैक्ट वो चीजें आपको नहीं चाहिए, बट आई हैव टू कवर ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड, तो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। बिट नंबर 5, अभी हमें इंटेंसिटी पता चल गया कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ EM wave in a medium is given by क्या, it is V is equal to 1/√mu into epsilon, √mu into epsilon। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई मीडियम का परमिएबिलिटी अगर म्यू है, परमिटिविटी अगर एप्सिलॉन है, तो द वेलोसिटी इज गिवन बाय 1/√mu एप्सिलॉन। इन फ्री स्पेस जो वेलोसिटी होता है c, तो क्या लिखेंगे, फ्री स्पेस का म्यू इज μ0, फ्री स्पेस का एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन 0। सो दिस, अगर आप μ0 का वैल्यू डालते हो, क्या है μ0,
4 pi into 10 power minus 7 और एप्सिलॉन 0 इट इज 8.85 into 10 power minus 12 मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा 19 है ना। देखो 10 power minus 12 10 power minus 7 इज कमिंग आउट टू बी 19 10 power minus 19 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये 32 मान लो 40 करीब आया तो 0.4 कर लो तो ये आ जाएगा, ठीक है 19 minus 19 था ये 40 होके आ जाएगा। वैल्यू निकालेंगे रूट ओवर निकालेंगे तो इट विल बी कमिंग आउट टू बी 3 into 10 power 8। समझ में आया? तो ये जो रूट ओवर ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0 इफ दिस, ये जो स्टेटमेंट मैं आपको दिया इसको याद रखो। अक्सर बुक में एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ 1 by रूट ओवर ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0। यू मस्ट नो इट इज वेलोसिटी। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे इसका डायमेंशन निकालेंगे, लेकिन याद रखो कि इट इज सेम एज वेलोसिटी। अच्छा ये बात है। तो अगर ये बात है तो हम क्या कहेंगे, फॉर ए मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाई वी। मैं म्यू लिख सकता था, नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी म्यू है। दैट इज गिवन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे सी बाई वी, दैट इज 1 by म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का रूट ओवर। भी क्या हो गया 1 by म्यू इनटू एप्सिलॉन का रूट ओवर। बट म्यू इज अगेन म्यू 0 इनटू म्यू आर, एप्सिलॉन इज अगेन एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन आर, है कि नहीं। म्यू के जगह लिख सकते हैं म्यू 0 इनटू म्यू आर, एप्सिलॉन की जगह लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 into एप्सिलॉन r। So if you divide and you find it is coming out to be mu r into एप्सिलॉन r। तो कोई एक मीडियम का, सिर्फ जो लोग मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करें उनको याद रखना है, बाकी लोगों को तो खाली इस फॉर्मूले पे खुश रहना चाहिए। इसका डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन की बराबर है मीटर पर सेकंड, इतना याद रखना है। जो लोग कुछ दूसरा एंट्रेंस के लिए सोच रहे हैं उनको याद रखना है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज गिवन बाय रूट ओवर ऑफ म्यू r into एप्सिलॉन r। कैसा हुआ सर? ये कैसा हुआ बताने के लिए मुझे बहुत सारा कहानी गाना पड़ेगा। कैसे ये वेलोसिटी हो गया 1 by म्यू एप्सिलॉन, बहुत सारा कहानी गाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है वो मैग्नेटिक फील्ड तो बनाता है, जब वो लाइट वेलोसिटी में मूव करता है चार्ज पार्टिकल तो चीजें कुछ दूसरा होते हैं। तब जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, ठीक है। अगर आपको याद होगा हम लोग ऐसे कुछ न्यूमेरिकल किए थे कि अगर थोड़ा सा दे देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों का इंटरेस्ट होगा। कोई प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है, दोनों भी वेलोसिटी में जा रहे हैं और चलो इनके बीच में डिस्टेंस d है। निकालो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, यस k q square by d square। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स, आल्सो वी कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक फोर्स, एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स इज मोर सो दे विल deviate away, magnetic force is less। with what velocity they should move, with what velocity they should move so that they will not deviate, that means the electric field and magnetic field will cancel out each other। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इसमें से आपको मिलेगा for what value of d the electric force and magnetic force will be equal to each other and cancelling out each other, तब आपको मिलेगा b is 1 by mu epsilon। वहां से कहानी शुरू होता है। तो ये सब चीजों में मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स मतलब लेटेस्ट डिस्कवरीज है, ये सब पुराना चीज नहीं है। और ये सारे चीजों का हेलो भाई हमारे पास नहीं आया है कि क्यों हुआ है कैसे हुआ है, हमारे नॉलेज में भी नहीं है, बट देन इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ डिस्कशन, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का मिल गया। थोड़ा वापस चलेंगे और देख लेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हम लोग देखें। लेबोरेटरी में जब हम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाना चाहते हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इंटरैक्ट करना पड़ेगा। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड? they must be in same phase, they must be oscillating in mutually perpendicular directions। ये देखो ये y एक्सिस में कर रहा है, ये z एक्सिस में कर रहा है, and that E0 by D0 must bear a constant ratio that is equal to c। The wave will propagate in the direction of E cross B which is called Poynting vector। आपको E का डायरेक्शन, B का डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन दिया रहेगा और आप पूछेंगे कि बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है।
E0 दिया है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपको होगी E0 by V0 इक्वल टू C। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होता है, दे विल नॉट आस्क यू, बट आई गिवन यू द डाटा। वेल, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे। उसको पार्टिकल नेचर से भी देखेंगे और वेव नेचर से भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा पॉइंट नंबर 5। An electromagnetic wave can be considered as a continuous flow of energy packets called photons. I can consider the electromagnetic wave is a continuous flow of photons. Photons are what? The energy packets. तो related to photons कुछ important points हमें यहाँ पे note करना है। Photons move with velocity is equal to c for EM wave of frequency f, the energy with a photon is given by energy is equal to h into f। h क्या, h is Planck's constant, ये आपको मालूम होगा वैल्यूज, ये सब केमिस्ट्री में आप पढ़े हो। कितना होता है इसका वैल्यू, 6.62 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और हम तो जानते हैं कि C इक्वल टू एफ लैम्बडा है, तो हम F को रिप्लेस कर सकते हैं कैसे, इन टर्म्स ऑफ C बाई लैम्बडा। आई कैन राइट इट इज HC बाई लैम्बडा। सो आई कैन से इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ आल्सो आई कैन राइट द एनर्जी। ये बताना काफी था, मैं इसलिए बताइए क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये क्वांटिटी है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके कर ली। अगर वेवलेंथ दिया हुआ है और एनर्जी पूछा तो ये कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है, और जल्दी जल्दी करने के लिए क्या करना पड़ता है, वी शैल सी हाउ विल मेक द कैलकुलेशन। यहाँ पर ऐसे कुछ वैल्यूज हमें बना के याद रखना पड़ेगा। तो आप देखोगे ये जो एनर्जी है हम लिखेंगे व्हेन लैम्बडा इज इन आर्मस्ट्रॉन्ग means 10⁻⁻10 meter, the energy is given by 12400 by lambda electron volt। आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जिनको याद नहीं होगा वो लैम्बडा का वैल्यू लेंगे, एसी लेंगे, सब कुछ लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एंड यू विल फाइंड takes more time, you have to remember this value। so when lambda is in Armstrong it is 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12400 by lambda in इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर लैम्बडा दिया होगा नैनोमीटर में तो 1240 कर देना, एक जीरो कम कर देना, उसमें क्या है। ठीक है, तो ध्यान रहे ऐसा एक्सप्रेशन में लैम्बडा इज इन आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको मालूम होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है ना, तो ये हो गया फोटोन। यूजुअली फोटोन का एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही एक्सप्रेस करते हैं। तो दोनों फॉर्मूला देने के पीछे मेरा मकसद मैं आपको बता दिया। अगर फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है तो डायरेक्टली यू मल्टीप्लाई एंड गेट इट, और लैम्बडा दिया हुआ है ये कैलकुलेशन टफ हो जाता है, इसलिए ये फॉर्मूला आपको दिया गया। अच्छा, बीट नंबर 3, द रेस्ट मास of a photon
इज 0, ये याद रखना। इट इज जस्ट एन एनर्जी। अगर कोई मास m v वेलोसिटी में जा रहा है तो हम कहेंगे इसके पास क्या एनर्जी है। आप कहोगे हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ ये सही है, बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी सेज द एनर्जी विद दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस mc स्क्वायर, मास का इक्विवेलेंट एनर्जी। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट इज डीलिंग विद द रेस्ट मास। अगर ये रेस्ट में रहेगा तब भी ये मास इसके पास बरकरार रहेगा। सिमिलरली जब कोई फोटोन मूव कर रहा है उसके पास कोई रेस्ट मास नहीं है। अगर वो रेस्ट में है तो कोई मास नहीं है। On the other hand, the photon cannot be at rest. It is moving with light velocity. Relativistic mass कैसे निकालेंगे? The relativistic mass of a photon excuse me can be found from mc square is equal to hf। अगर उसका रिलेटिविस्टिक मास m है और वो लाइट वेलोसिटी में जा रहा है, उसके पास टोटल एनर्जी क्या है? ये आइंस्टाइनियन थ्योरी है। एनी मास m मूव्स विद वेलोसिटी c डेवलप्स एन एनर्जी mc स्क्वायर कन्वर्ट्स टोटल मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी कितना? mc स्क्वायर। तो इसी से हम निकाल सकते हैं रिलेटिविस्टिक मास क्या है। तो m क्या हो गया? इसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास कितना है? ये hf बाय c स्क्वायर। हाँ ठीक है, समझ में आया। जो रिलेटिविस्टिक मास है कोई फोटोन का, इट इज hf बाय c स्क्वायर। और अगर आप इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखना चाहोगे तो वेवलेंथ में भी लिख सकते हो। क्योंकि फोटोन के पास एक रिलेटिविस्टिक मास है, कहीं पर जाके धक्का देता है तो वहां पर कोई फोर्स भी अप्लाई करता है नहीं। और मोमेंटम कितना है? मोमेंटम ऑफ ए फोटोन, मोमेंटम ऑफ ए फोटोन कितना होता है? मोमेंटम ऑफ ए फोटोन, कोई भी बॉडी का मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मास इनटू इट्स वेलोसिटी। सो इट इज मूविंग विद वेलोसिटी c। तो क्या हो जाएगा? अगर m है ये, m इंटू c क्या हो जाएगा? h f बाई c। लेकिन c इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, c का वैल्यू है एफ लैम्बडा। तो हम कह सकते हैं क्योंकि c का वैल्यू एफ लैम्बडा है तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है? हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू h बाई लैम्बडा। ये फॉर्मूला को याद रखना, मोमेंटम इज h बाई लैम्बडा। इसी को लेके डी ब्रगली महाराज ने कुछ अपना तरीका बताना शुरू करेंगे। ठीक है, तो P इक्वल टू h बाई लैम्बडा हो गया मोमेंटम ऑफ ए फोटोन। अगर फोटोन का कुछ मोमेंटम है तो कहीं जाके टकराएगा तो ऑब्वियसली वहां पर चेंज इन मोमेंटम होगा। फोटोन इज ए पार्टिकल, तो पार्टिकल टकराएगा तो लाइट जैसे किसी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे धक्का देता है, वापस भी आता है, बाउंस करता है, तो ऑब्वियसली इट विल एक्सर्ट सम फोर्स ऑन इट। वो फोर्स कितना है हम देखना चाहते हैं। Bit number 5. If n number of photons strike a surface, if n number of photons strike a surface, area ds in dt सेकेंड, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? हम इंटेंसिटी का डेफिनेशन जानते थे। क्या जानते थे? इट वाज एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। n फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, एक फोटोन का एनर्जी है hf, n फोटोन का एनर्जी हो जाएगा n into hf बाय ds dt। दिस इज द इंटेंसिटी। And if this is what is the energy received in dt seconds, so I can say it is W by ds। W by ds क्या हो गया? Watt per meter square। क्या है W? W is wattage received। मतलब at what rate energy is reaching, energy reaching per unit time is the wattage, है ना।
कोई बॉल का वाट है 100 वाट, मीन्स इट इज गिविंग 100 जूल ऑफ टाइम पर सेकेंड, ठीक है, 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। तो यहाँ पर LHF बाई dt हो गया वाटेज रिसीव, सो W बाई ds यूनिट बन गया वाट पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला को देखिए। अच्छा, तो अब हमें पता चला कि यहां से जो डिस्कशन किए इससे पता चला इफ W इज wattage of EM wave at a surface of area S, तो हम कहेंगे I क्या हो गया W by S, नहीं, और आपको हो गए W क्या हो गया I इंटू एस। इंटेंसिटी दिया है, सरफेस एरिया दिया है, व्हाट इज द वाटेज रिसीव्ड आप पता कर सकते हो। कैसे आया अभी अभी तो बताया, I इज इक्वल टू W बाई ds। समझ में आया? ठीक है, बीट नंबर 6, इफ W is if n number of photons, if n number of photons strike a totally absorbing surface in dt seconds, मतलब कोई एक सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया है, यहाँ पे फोटोन्स जाके मारपीट कर रहे और ये सरफेस कैसा है टोटली ऑब्जर्विंग है, मतलब जो भी लाइट गिर रहा है सबको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। सपोज सरफेस एरिया इज एस, मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट को और ऐसे बढ़िया कर लिख दूं, मैं कहूंगा टोटली ऑब्जर्विंग सरफेस एस इन dt seconds, then delta p change in momentum of each photon। अब हर एक फोटोन के पास कुछ मोमेंटम था, टकराया और ऑब्जर्व कर गया, डिजॉल्व कर गया, the energy is absorbed in the medium, now it is no more existing as a photon, तो उसका सारा मोमेंटम चला गया। कितना हो गया मोमेंटम, इट वाज, हम लोग तो थोड़ी देर पहले देखे थे, मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज वाज इक्वल टू h by लैम्डा और hf by c, तो हम कहेंगे इट इज कमिंग आउट टू बी hf by c। पहले कुछ था अब कुछ नहीं, और डेल्टा p is change in momentum for n photons, change in momentum of n photons, n2 फोटोन स्ट्राइक किए हैं dt सेकेंड में, इज इक्वल टू NHF by c। अच्छा, देन व्हाट इज द फोर्स, फोर्स ऑन सरफेस, फोर्स ऑन सरफेस चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, डेल्टा t सेकेंड में सारा कहानी हुआ है। सपोज दिस एंटायर थिंग हैपेंस इन इंटरवल ऑफ डेल्टा t सेकेंड्स, सो दिस इज द फोर्स ऑन द सरफेस। अगर यही है फोर्स ऑन द सरफेस, तो चलो थोड़ा उसका वैल्यूज को लिखते हैं, क्या आ रहा है, we'll write it, let us make it a space here so that I can write everything, ठीक है। ठीक है, change in momentum of n photons is coming out to be, of n photons is coming out to be, n photons is coming out to be NHF by c। So force on the photons थोड़ा सुंदर दिखना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए हाँ, तो फोर्स ऑन द फोटोन्स क्या हो गया, फोर्स ऑन द फोटोन्स इज कमिंग आउट टू बी डेल्टा p बाई डेल्टा t। चलो वैल्यू डालते हैं, सबका वैल्यू डाल के देखते हैं क्या आ रहा है, डाल के देखिए तो डेल्टा p की जगह लिख सकते हैं NHF बाय c डेल्टा t, इट इज NHF बाय c इंटू डेल्टा t। ध्यान रखो NHF वाज द एनर्जी रिसीव्ड एट दैट सरफेस इन हाउ मच टाइम, डेल्टा t सेकेंड्स। तो आपका जो W था, यहाँ पे जो W था वो W क्या था, W इज व्हाट इज रिसीव्ड, तो क्या था
It was nothing but LHF by delta T. It was nothing but LHF by delta T. इतना ही तो एनर्जी रिसीव किया है, डेल्टा टी सेकंड में रिसीव किया है. दिस एनर्जी रिसीव्ड इन dt सेकंड्स, तो उसको हम लोग W लिए थे. तो यहाँ पर क्या बन गया चीजें? इट बिकम्स W by C. सो क्या मिला? फोर्स इज W by C. बट W का रिलेशन इंटेंसिटी के साथ क्या था? इट वाज I into S. So you get another formula, I into S by C. Let me explain in this term. No one will ask you ever to derive an expression for the force. You have to remember the formula. क्या question? If W watt of light is incident on a surface where it is getting totally absorbed, then what is the force exerted on that surface? W by C. If intensity I of light is incident on a surface area S and where it is totally absorbed, then the force will be IS by C. क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? आपको ये फॉर्मूला का मतलब समझ में आना चाहिए. कंक्लूड ये कैसे हुआ तो मैं लिखा, कोई आपको नहीं पूछेगा कैसे हुआ, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. तो फॉर्मूला को थोड़ा भी लिख देता हूं. If W watt of light is absorbed, is totally absorbed, is totally absorbed on a surface, then force on the surface कितना हो जाएगा? W by C. सोचो सरफेस ऐसा है कि मिरर जैसा है. कोई लाइट गिरा तो अब्सॉर्ब नहीं हुआ, रिफ्लेक्ट कर गया. लाइट गिरा, रिफ्लेक्ट कर गया. नो लाइट इज अब्सॉर्ब इन दैट केस. सोचो तो एक फोटोन जाके टकराता था, अब्सॉर्ब हो जाता था, तो उसका चेंज इन मोमेंटम होता था. मान लो कि P मोमेंटम लेके गया, चेंज इन मोमेंटम होता था P. लेकिन अगर वो गया P मोमेंटम में, टकरा के P मोमेंटम में वापस आया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? 2p. P में जा रहा है, P में आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम विल बी 2p. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग, है कि नहीं? तो 2p हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम. तो यही चीज को हम लिखेंगे, इफ W watt of light is totally reflected, W watt of light is totally reflected from a surface, then क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट विल बी फोर्स ऑन सरफेस? अगर अब्सॉर्ब होता था तो W by C होता था, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम होता था, NHF by C. अब वो जाएंगे NHF by C में, वापस भी आएंगे NHF by C में, टोटल चेंज इन मोमेंटम विल बी डबल. तो क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 2W by C. समझ में आ गया? अच्छी बात है. नहीं आया तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जरूरत नहीं, आपको फॉर्मूला याद रखना है. W वाट ऑफ लाइट किसी सरफेस पे गिरा, अब्सॉर्ब हो गया, कितना फोर्स लगाया? W by C. W वाट ऑफ लाइट किसी एक सरफेस पे गिरा, टोटली रिफ्लेक्ट कर गया, कितना फोर्स लगाया? 2W by C. ठीक है. अच्छा, दूसरा हुआ, if I is intensity of light on an area S, on a perfectly absorbing surface, perfectly absorbing surface, perfectly absorbing surface S, then the force is equal to क्या हो जाएगा? बस W की जगह लिखेंगे I into S by C. For a
perfectly reflecting surface, perfectly reflecting surface, F क्या हो जाएगा? है कोई परिमाण जो बताएगा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 2IS/C. यस, सो सिंपल, 2IS/C। तो हो सकता है कि चीजें आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट नथिंग टू पैनिक, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। दे विल नॉट आस्क यू डिराइव एन एक्सप्रेशन कैसे आया, क्या हुआ, ठीक है? तो क्योंकि 1 मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे, तो ये तो फोर्स के बारे में भी हम लोग अभी देख लिए। तो क्या देखे हम लोग यहाँ पे? हम देखे कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए फ्लो ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स, और वो फोटॉन्स का रेस्ट मास तो नहीं है, लेकिन कुछ मोमेंटम है। दैट मोमेंटम इज h by लैम्डा, उनके पास कुछ एनर्जी है। इसके कॉन्ट्रास्ट में एक साइंटिस्ट निकल के आए, डी ब्रॉगली। क्या बोले हो? डी ब्रॉगली बोले कि देखो, अगर कोई फोटोन है जिसके पास रेस्ट मास नहीं है और ये वेव भी है, तो कोई मैटर है जिसके पास रेस्ट मास है, वो भी जब मूव कर रहा है उसके पास भी कुछ मैटर वेव एसोसिएटेड है, उसके साथ भी कुछ वेव एसोसिएटेड है। कोई बॉल, क्रिकेट बॉल को आप फेंक दिए कुछ वेलोसिटी में, बॉल मूव कर रहा है, यू फिजिकली से ए मास इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, बट देन ही सेड इसके साथ एक वेव नेचर का एनर्जी भी एसोसिएटेड है। दैट वेव एसोसिएटेड विद मैटर इज कॉल्ड मैटर वेव। अभी हम लोग उसको देखेंगे। डी ब्रॉगली थ्योरी ऑफ मैटर वेव। डी ब्रॉगली थ्योरी है, ठीक है? डी ब्रॉगली थ्योरी क्या कहते हैं? When a mass is in motion, it is associated when a mass is in motion, it is associated with a wave. It is associated with a wave called matter wave. ठीक, मतलब वो बोले कि आप अगर फोटोन जो कि एनर्जी है उसका कोई मास नहीं, उसको पार्टिकल मान सकते हो, तो कोई पार्टिकल है तो उसको हम वेव क्यों नहीं मान सकते? पार्टिकल के साथ भी कुछ वेव एसोसिएटेड है। कैसे निकालेंगे? अगर वेव है तो फिर बताओ उसका वेवलेंथ क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, वो सब बताना पड़ेगा। बोले सर फ्रीक्वेंसी के बारे में तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन वेवलेंथ बता सकते हैं। कैसे? चलो देखते हैं। वेवलेंथ ऑफ a wave, a matter wave is given by lambda is equal to h by p. lambda is equal to h by p. सर उनको क्यों ऐसे लगा? भाई उनको पूछो, मेरे को मत पूछो। दिस इज ऑल मॉडर्न फिजिक्स। ऐसा चीजें डिस्कवर किया गया है, फिर बाद में उसको प्रैक्टिकली यूज किया गया है। कोई कुछ नया चीज बोल देता है तो उसको हर जगह अप्लाई करके देखते हैं सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है ना? तो फिर उसको वेरीफाई भी किया गया हर जगह, हम देखें कि ठीक ठाक बैठ रहा है, तो डी ब्रॉगली महाराज ठीक बोल रहे होंगे। कोई भी नया स्टेटमेंट हमारे सामने आता है, उसको जस्टिफाई करने की दो तरीका है, या तो आप उसको प्रूफ करो या फिर उसको वेरीफाई करो। प्रूफ कर दो तो हो गया, और या फिर वेरीफाई करके दिखाओ। लेकिन जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता ना, प्रूफ करने से भी चीजें नहीं बनता है। हम लोग वेरिफिकेशन को ज्यादा मानते हैं। मैं आपको बहुत सारी चीज बताऊंगा, इसके साथ ये मिलाओ, ये मिलाओ, ये मिलाओ, ये होता है, हाँ ठीक है, प्रूफ भी कर दिया, देखो ये केमिकल कंपोजिशन है, ऐसा ऐसा रिएक्शन करने से ये होगा, ठीक है। लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करते हो, इट इज नॉट इजी ऑन योर पार्ट टू एक्सेप्ट। प्रैक्टिकली देखने का मतलब हुआ वेरीफाई करना है। तो उसको वेरीफाई किया गया, डिफरेंट जगह पे अप्लाई करके देखा गया कि हाँ सही बैठ रहा है। देखेंगे कैसे अप्लाई किया गया। इसमें H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपको मालूम है। P इज मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मोमेंटम ऑफ द बॉडी, जो बॉडी मूव कर रहा है
वो बोलेंगे कोई 2 kg का मास से 100 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है, बताओ उसका वेवलेंथ कितना है, तो आप बोलोगे h/200। समझ में? लाइक दिस। मोमेंटम हो गया 200, h is Planck's constant, you can find out what is the wavelength associated with the matter wave। They'll give you simple questions like this। ठीक है, तो लैम्बडा हो गया h/p। कहां से उधार लाइए फॉर्मूला को? बोले कि आप लोग जैसे करते हो मैं भी ऐसे ही करूंगा, क्योंकि हमारा केस में मोमेंटम ऑफ ए फोटोन क्या था, h/लैम्बडा, और लैम्बडा क्या हो जाता था, h/p। एग्जैक्टली फ्रॉम देयर ही डिराइव कि तुम लोगों का ऐसा होता है। आइंस्टाइन का बात अगर मानते हो तो मेरा बात भी मानो, मैं भी जो बोल रहा हूं वही होगा। ये सब आइंस्टाइन के बाद ही निकले हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो E = mc² वो तो शुरू हुआ आइंस्टाइन महाराज के साथ। लैम्बडा = h/p। तो व्हाट इज ए मैटर वेव? व्हेन ए बॉडी इज इन मोशन it is associated with a wave called matter wave। The wavelength of such a wave is given by h/p। तो ये वेव नेचर भी एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अगर ये बात है, अभी यहां पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देना चाहूंगा जो अक्सर स्कूल वाले तो पूछते हैं। ये है if an electron is moved over a potential difference of v volt वो पूछेंगे कोई इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव करवाएंगे तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा तो कुछ मोमेंटम आएगा, कुछ मोमेंटम आएगा तो बताओ व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट। ये जो वेवलेंथ है इसको क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसको कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जस्ट अ मिनट, पूछेंगे फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ और वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मैटर, इट इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब ऑब्वियस है कि जो साइंटिस्ट निकालता है अपने नाम पे डाल देता है ना। आप कुछ भी नया निकालोगे अपने नाम पे डालोगे तो सिंपल है। सो इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड ओवर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, देन मैं इसको थोड़ा दूसरा पेज में लेना चाहूंगा क्योंकि इट्स ए इंपॉर्टेंट आर्टिकल टू बी डिस्कस्ड। If an electron is moved over a potential difference of v volt, then bit number 1, kinetic energy gain excuse me, kinetic energy gain is E into V। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? It's the work done in moving a 1 coulomb charge from one point to other। If Q coulomb charge is moved, what will be the work done? Q into V। E charge is moved, electron is moved, the work done will be E into V। And whatever is the work done on the body, that is the gain in kinetic energy। वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोग जानते हो बचपन से। सो कोई इलेक्ट्रॉन को अगर V वोल्ट पे मूव करवाते हैं, the energy associated is E into V, ठीक है। अब मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप जानते हो कि जो मोमेंटम है that is related to the kinetic energy by the formula p²/2m is equal to kinetic energy, है ना। ये फॉर्मूला आपको मालूम है। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, व्हाट विल द मोमेंटम हियर, हमें p निकालना है। p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p विल बी इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का √2।
काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज ईवी, सो इट इज 2 MeV. Yes. The de Broglie wavelength associated with the electron. de Broglie wavelength of electron कितना हो जाएगा? हम जानते हैं वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या था, अभी तो थोड़ी देर पहले देखे थे, h/p. तो सीधा डालेंगे h/p. यस, तो क्या हो गया ये? h/2meV. इसमें क्या है? m is mass of electron 9.1 into 10⁻³ kg. E तो आपको मालूम है, H is Planck's constant और V तो गिवन पोटेंशियल डिफरेंस है. लेकिन देख के आपको पता चल रहा होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन को मान लो 200 वोल्ट पे मूव करवा दिए, बताओ क्या होगा de Broglie वेवलेंथ? कितना टिपिकल कैलकुलेशन है ये सब, मल्टीप्लाई करना है, रूट ओवर निकालना है, फिर h के साथ डिवाइड करना है. इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब टू फाइंड आउट. तो ऐसा केसेस में हम लोग क्या करेंगे? ऐसा केसेस में वी हैव टू रिमेंबर सम रेडीमेड फॉर्मूला फॉर देम दोज हु आर अपेयरिंग फॉर एंट्रांसेस. क्या रेडीमेड फॉर्मूला याद रखेंगे? दिस इज इक्वल टू 12.27 by रूट ओवर ऑफ V आर्मस्ट्रॉन्ग. ऐसे ही याद रखो. V दिया होगा 100 वोल्ट, तो रूट ओवर ऑफ 10 100 हो गया 10. 12.27 by 10 दैट इज 1.227 आर्मस्ट्रॉन्ग. समझ में आया? ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. और याद रखना पड़ेगा कि V अगर वोल्ट में, किलो वोल्ट में दिया होगा तो फिर आपको उसको वोल्ट में लेना पड़ेगा. इस पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट मेंशन किया हूं, where V is in वोल्ट. अगर किलो वोल्ट में दिया होगा तो पहले वोल्ट में कन्वर्ट करना, फिर लैम्बडा का वैल्यू डायरेक्टली यहां से आप निकाल सकते हो. कैसे? 12.27 by रूट ओवर ऑफ V. ये क्वेश्चन अक्सर वो लोग पूछते हैं. वो पूछेंगे when it was moved over a potential difference V, the wavelength was this much. इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट में मूव किए तो पोटेंशियल डिफरेंस वेवलेंथ इतना हुआ. 2V में मूव करते तो कितना होता? 2V में मूव करेंगे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ V, तो 1/√2 टाइम्स हो जाएगा. डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, आपको फॉर्मूला याद रखना है. ठीक है, ठीक है. पॉइंट नंबर 4. जैसे de Broglie नया चीज बताया, फिर वो बोले कि चलो हम भी थोड़ा थोड़ा पुराने चीजों को एस्टेब्लिश करवाने की कोशिश करते हैं. He looked into Bohr's model. क्या बोले? वो डिफाइन करने लगे व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ ए स्टेबल ऑर्बिट. ये अक्सर स्कूल वाले पूछते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टेबल ऑर्बिट. ठीक है. बाय de Broglie's थ्योरी, by de Broglie's theory, an orbit can be considered as a stable orbit if length of orbit is a whole number multiple of de Broglie wavelength. Associated with the electron. तो कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी है तो कुछ मोमेंटम है. वो जो मोमेंटम को एसोसिएट करके लैम्बडा निकलेगा, दैट लैम्बडा
उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ द ऑर्बिट मस्ट बी ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज द ऑर्बिट, कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है, और चलो मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज दिस। अगर हम देखेंगे ये पूरा का पूरा लेंथ इज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जैसे हम कहेंगे मतलब अगर पूरा का पूरा हम क्रॉस करेंगे तो हम देखेंगे ये पूरा का पूरा लेंथ इज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ, और देखो ये होल नंबर मल्टीपल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आके यहाँ पे खत्म हो गया, देखो यहाँ पे खत्म हो गया, कहाँ पे? जहाँ पे ये पूरा ऐसे जाना चाहिए था, कंप्लीट नहीं हुआ, दिस इज नॉट ए कंप्लीट नंबर ऑफ वेवलेंथ, तो ये फिगर तो गलत हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ये अनस्टेबल ऑर्बिट है। स्टेबल ऑर्बिट में क्या होना चाहिए? स्टेबल ऑर्बिट में होना चाहिए कि the wavelength associated with the electron is a sub multiple, I mean the length of the orbit is a whole number multiple of, sorry, it is like this. हाँ, अब एडजस्ट कर दी तो आपको मिला कि दिस इज द केस ऑफ स्टेबल ऑर्बिट। स्टेबल ऑर्बिट के केस में the entire length is a whole number multiple of the de Broglie wavelength, और उसी हिसाब से ऑर्बिट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 डिफाइन करते हैं। फिलहाल तो हम ये बोले तो डेफिनेशन ऑफ स्टेबल ऑर्बिट क्या है बाय डी ब्रॉगली थ्योरी, वो पूछेंगे, बस डी ब्रॉगली थ्योरी पे पूछेंगे तो वही मोमेंटम क्या रहेगा, वेवलेंथ पूछेंगे, या फिर व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर स्टेबल ऑर्बिट। डेफिनेशन फॉर स्टेबल ऑर्बिट क्या हुआ? बाय डी ब्रॉगली थ्योरी कोई इलेक्ट्रॉन के लिए किसी एक ऑर्बिट को स्टेबल ऑर्बिट कहेंगे अगर उस ऑर्बिट का लेंथ इज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। चलो वेरिफिकेशन करते हैं, ये जो बोले सही बताया कि क्या बोल दिया, हम लोग तो एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, वेरीफाई करेंगे, प्रूफ तो नहीं कर सकते। वेरिफिकेशन, let r is radius of orbit, तो by de Broglie's theory of stable orbit, आप कहोगे the length of the orbit must be a whole number multiple of lambda. Length of the orbit must be a whole number multiple of lambda, where n is a whole number. ये बात, लेकिन हमें मालूम है कि जो लैम्बडा है वो h/p है, that is h/mv है, वैल्यू डालते हैं 2πr is equal to n/mv। फिर इसको mv को इधर ले आओ तो क्या मिल गया, देखो तो mvr is equal to nh/2π। यस, ऐसा कुछ तो कहीं सुने। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। बोर्स थ्योरी आ गया। यस, मतलब ये जो बोल रहे हैं ये बात सही बोल रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज angular momentum is angular momentum of electron is a whole number multiple of h/2π। This is Bohr's statement for stable orbit. This is Bohr's statement for stable orbit. स्टेबल ऑर्बिट का स्टेटमेंट कुछ ऐसा था, ठीक है। थोड़ा मैं इसमें स्पेस बना देता हूँ। ये क्वेश्चन आएगा आपका व्हाट इज डी ब्रॉगलीज थ्योरी फॉर स्टेबल ऑर्बिट, और फिर पूछेंगे वेरीफाई। तो आप कैसे वेरीफाई करोगे?
कि आप ऐसे करके लाए कि दिखाए कि ये जो आपकी चीजें पूछ रहा है दैट इज सेम एज बोथ स्टेटमेंट फॉर स्टेबल ऑर्बिट, तो ये वेरीफाई हो गया। सो द थ्योरी इज वेरीफाइड, ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? यस यस। तो ये पूरा चीजों में बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगा होगा आपको, कैसे कैसे ये चैप्टर शुरू होके कैसे कैसे ये चैप्टर खत्म हो रहा है। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड योर एगोनीज, बट देन क्या करें, इसको देख के डरना मत, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें खाली आपको याद रखना है। इसमें से क्या क्या याद रखने वाली लाइक चीज हुआ, लेट मी रिपीट एवरीथिंग व्हाट यू आर सपोज टू रिमेंबर, ठीक है। नो डिराइवेशंस रिक्वायर्ड, पहला चीज मैं बता दिया, नो डिराइवेशंस रिक्वायर्ड एक्सेप्टिंग दिस वन, कोई एक भी डिराइवेशन नहीं चाहिए। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ का असेंडिंग ऑर्डर में अगर रखा जाए तो क्या होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे कम वेवलेंथ गामा रे, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रालाइट अल्ट्रावायलेट लाइट अल्ट्रावायलेट रे, उसके बाद द विजिबल लाइट वीपक्यूर, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव और लास्ट में रेडियो वेव। ये सीक्वेंस को रट्टा मार के याद रखो, मैं भी रट्टा मार के याद रखा हूं यार, कोई दूसरा लॉजिक नहीं, ठीक है। अब मेरा तो अक्सर गड़बड़ हो जाता था, तो मैं तो बार बार उसको पढ़ पढ़ के रट्टा मार के याद रखा हूं, ठीक है। मैं अक्सर भूल जाता था कि लास्ट में रेडियो वेव है कि माइक्रोवेव है, मैं ही भूल जाता था, क्या करें। तो मैं देखा, मैं अपने लिए क्लू बनाया, आप अपने लिए क्लू बनाओ। मैं देखा कि वीपक्यूर की लास्ट में आर है तो लास्ट में है रेडियो वेव, खत्म, ऐसे करके याद रख दिए। रेडियो भी याद रह गया, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, रेड के बाद तो इंफ्रारेड, फिर वायलेट से पहले अल्ट्रावायलेट, उससे पहले एक्सरे और उससे पहले गामा रे, खत्म, ऐसे करके मैं याद रख लिया। अब याद रखो सीक्वेंस को। दूसरा हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनते हैं कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, कैसे बनते हैं, बाय इंटरैक्टिंग टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स, they must oscillate in same phase at same frequency in mutually perpendicular directions bearing a constant ratio E0 by B0 is equal to C। चार चीज, they must be time varying, they must vary in same phase, they must have same frequency, and last one is E0 by B0 must be equal to C। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा वो किस डायरेक्शन में जाता है, इट प्रोपागेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B, ठीक है। उसके बाद में आपको बताया इंटेंसिटी के बारे में, हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन इनटू सी, कोई जरूरत नहीं है याद रखने का, ठीक है। बहुत ही रेयरली पूछते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस। और फिर इंटेंसिटी के बाद हम लोग देख लिए व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम, इन ए मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इज गिवन बाय, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय 1/√ऑफ म्यू इनटू एप्सिलॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, √ऑफ म्यू आर इनटू एप्सिलॉन आर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम लोग देखें कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी, वाटेज एंड सरफेस एरिया। कोई सरफेस एरिया एस पे आई इंटेंसिटी का अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिर रहा है तो व्हाट इज द वाटेज रिसीव्ड, और W इज द वाटेज रिसीव्ड, देन हाउ I, W एंड S आर रिलेटेड, I इज इक्वल टू W बाई S। इंटेंसिटी का यूनिट को ही याद रख लेना, वाट पर मीटर स्क्वायर, तो W बाई S होता है। तो वाटेज रिसीव्ड विल बी इक्वल टू I इंटू S। If W watt of light is incident on a totally absorbing surface, then the force will be W by C. Totally reflecting surface will be 2W by C. Momentum of a photon is H by P. H by P तो है, लेकिन वहां पर हम लोग क्या करते हैं मोमेंटम H by lambda. Energy associated with a photon, energy associated with a photon is nothing but 12400 by lambda in Armstrong, and the answer will be in electron volt। ये फॉर्मूला को याद रखना, जो फॉर्मूला आपको दिया गया बस उतना ही याद रखना। डी ब्रॉगली थ्योरी क्या कहता है, किसी भी चीज की मोमेंटम अगर मालूम है तो h बाई मोमेंटम विल बी द वेवलेंथ। बस स्टेबल ऑर्बिट के बारे में क्या कहता है, कोई एक ऑर्बिट को स्टेबल ऑर्बिट कहेंगे अगर इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ और ये जो लेंथ ऑफ द ऑर्बिट इज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। वेरीफाई कर लिए तो आ गया आपके सामने ये फॉर्मूला। इतनी सारा चीज याद रखना है। देखो बोलने के लिए मेरे को 8-10 स्टेटमेंट बोलना पड़ा, ये पूरा में से यू जस्ट फाइंड आउट 10 स्टेटमेंट्स एंड दैट इज एनफ, यू हैव टू रिमेंबर। कोई डेरिवेशन नहीं है। और द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार आया है बता दें तो डायमेंशन ऑफ 1/√म्यू एप्सिलॉन। दूसरा हुआ
व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड, तीसरा हुआ डी ब्रोगलीज थ्योरी एंड हाइपोथेसिस। और आप लोगों का तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो देयर इज मोस्ट लाइकली दैट दिस क्वेश्चन विल कम। तो यहाँ से होता है मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत। हम लोग अगले क्लास फिर देखेंगे अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।